नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के दौरान सियासी बयानबाजी और आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। इन्हीं सियासी आरोपों और सवालों के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस पर तंज कसा है। मोहन मरकाम ने कोरोना संकट के दौरान आरएसएस की निष्क्रियता और चुप्पी पर सवाल उठाया है। मरकाम ने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि जनसेवा का दम भरने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता कोरोना संकट के समय कहां लापता हो गए। उन्होंने पूछा है कि त्रासदी झेल रहे मजदूरों की सहायता के लिए आरएसएस के लोग नहीं दिख रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने मरकाम के बयान पर पलटवार किया। उसेंडी ने कहा कि मरकाम को आरएसएस के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। तो अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरएसएस को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मोहन मरकाम, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस पर तंज कसा तो विक्रम उसेंडी ने जानकारी नहीं होने का तंज मोहन मरकाम पर कसा है। हिंदू धर्म जनसेवा का दंभ भरने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक इस विपदा की घड़ी में किस बिल में छुपे हुए हैं। लाखों हजारों हमारे हिंदू धर्म के मजदूर भाई सड़कों पर हैं। इस विपदा की घड़ी में उनको कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्र में बैठी माननीय मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के स्वयंसेवकों को, सिर्फ चुनाव के समय उनको हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनें याद आती है, मगर विपदा के घड़ी में उन लोगों को नजर नहीं आती है। आरएसएस के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हमारे हिंदू भाइयों का वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं। ये शर्म की बात है। मोहन मरकाम को कोई जानकारी नहीं है। आरएसएस अपने तरफ ढंग से जहां पर भी कोई विपदा की घड़ी में पूरे मतलब स्वतंत्र रूप से काम करी। सब जगह उनके संगठन वाले पूरे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और इसके बारे में कोई मोहन मरकाम के कोई सर्टिफिकेट का उसका तो नहीं, कुछ नहीं कर इस प्रकार के, या तो उनके संघ के बारे में वो जानते ही नहीं। पीसीसी चीफ इस टाइप का अनर्गल बातें कर रहे हैं। उसके बारे में अगर पूरी जानकारी रखते तो इस टाइप का अनर्गल बातें करते नहीं। निश्चित रूप से उनकी इस बयान की मैं निंदा करता हूं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, सवाल ये कि वाकई में आरएसएस का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासियों के बीच जाकर काम करने का, गरीबों के बीच जाकर काम करने का, लेकिन जब वाकई में सबसे ज्यादा जरूरत है इन मजदूरों को और उस वक्त अगर मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, तो फिर सवाल वाकई में बड़ा है। सुरेंद्र, जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम उसेंडी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो आरएसएस के बारे में नहीं जानते हैं और इस तरह के जो अनलगढ़ बयान दे रहे हैं उसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर धरातल की बात कही जाए तो विक्रम उसेंडी का साफ तौर से ये कहना है कि उनके जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पीसीसी चीफ। तो इस तरह से साफ तौर से कहना है जो विक्रम उसेंडी है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो बयान वो उसकी कड़ी निंदा भी की है। इसके अलावा माफी मांगने की बात भी विक्रम उसेंडी ने कही कि इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस तमाम ऐसे काम करती है, जिस तरह चाहे आपदा के काम हो, चाहे इस तरह जो अभी जिस तरह से जो वैश्विक जो बीमारी है कोरोना, उसमें भी बहुत सारे जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ से जुड़े लोग हैं, वो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और उनको इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। और इस समय खासकर जब वैश्विक बीमारी चारों तरफ पूरे देश दुनिया में फैली हुई हो, उस समय जो है राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, उसको काफी ये सोचने वाला मामला है कि आखिर इस तरह की जो बयानबाजी कर राजनीतिक दल बिल्कुल सियासत क्या चाहते हैं, भी शुरू हो गई है कि कौन कितना सक्रिय है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद।
और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर है। सूरजपुर में एक पॉजिटिव केस मिला है। दिल्ली से लौटे पीड़ित को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और प्रदेश में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 93 तक हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 34 तक पहुंच गई है। कुल 93 में से 59 जो मरीज हैं कोरोना संक्रमित हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन अब एक्टिव केसेस के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। 34 तक अब एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। और एक और नया कोरोना संक्रमित सूरजपुर से मिला है, क्योंकि दिल्ली से लौटे पीड़ित को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसका सैंपल भेजा गया था जांच के लिए, जो कि कोरोना पॉजिटिव आया है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। अवधेश, लगातार अब मामले सामने आ रहे हैं। पहले जो हम लगातार एक साथ 10 मामलों का जिक्र कर रहे थे 10 घंटों में, और अब एक और नंबर उसमें जुड़ गया और ये मामला भी बाहर से ही आया हुआ है। देखिए, बीते तकरीबन एक सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है जब छत्तीसगढ़ में नए मरीज आए हैं। सभी या तो प्रवासी मजदूर हैं या उनसे सीधे संपर्क में आए हुए लोग हैं, चाहे वो हम जांजगीर की बात कर ली जाए, बालोद की बात कर ले, या फिर बलौदाबाजार या फिर अन्य जिलों की, या फिर आज की बात कर ले। आज सूरजपुर में जो मरीज मिला है वो दिल्ली से लौटा हुआ था, उसे क्वारंटाइन करके रखा गया था। जो जांच रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। मतलब समझा जा सकता है कि जैसे जैसे अब छत्तीसगढ़ में मजदूरों का आगमन होगा, वैसे वैसे जो आशंका है संक्रमण बढ़ने का, फैलने का, वो और अधिक बलवती होगी। क्योंकि पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस बात की चिंता जता चुके हैं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों का आना होगा या जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे वास्तविक आंकड़े धरातल पे सामने आएंगे, वैसे वैसे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। और जिस तरह से श्रम विभाग ये जानकारी दे रहा है कि अब तक छत्तीसगढ़ में तकरीबन 75,000 जो मजदूर है या दीगर राज्यों में जो फंसे थे उनकी वापसी हो चुकी है अलग अलग माध्यमों से। तो ऐसे में कल 10 घंटे के भीतर 25 नए केस का मिलना और आज फिर एक देर शाम होते होते एक नए केस का सामने आना बताने के लिए काफी है कि कल से पहले तक जो छत्तीसगढ़ की स्थिति नियंत्रण में थी, अब वो चिंताजनक होते जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे जो आशंकाएं हैं और अधिक प्रबल होते जा रही है कि और अधिक मरीज आएंगे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बिल्कुल नियंत्रण से हालात चिंताजनक होने लगे हैं, चूंकि लगातार प्रवासी मजदूर और जो छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों से वापसी कर रहे हैं और उन्हीं में कई बार जो संक्रमित हैं वो भी आ रहे हैं। रहेगा अब अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। ये खबर भी रायपुर से। सीएम हाउस में समीक्षा बैठक हुई है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई है। सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्देश भी दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं घर घर जाकर अब लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। गौठानों में महिला समूहों को मुर्गी पालन और शहद उत्पादन से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो समीक्षा बैठक हुई है। सीएम हाउस में ये समीक्षा बैठक की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विकास विभाग की समीक्षा। और अवधेश हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। अवधेश, मुख्यमंत्री नियमित तौर पर समय समय पर अलग अलग विभागों की समीक्षा करते रहे हैं और आज उसी क्रम में ये 2 नए विभाग जिनकी समीक्षा हुई। बिल्कुल, देखिए, आज हालांकि इस क्रम में यह समीक्षा हुई, लेकिन आज की समीक्षा बैठक प्रशांत इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो संख्या है तकरीबन 90,000 के आसपास में है। और ऐसे में जब कल से लेकर आज तक में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि जो तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं या फिर अन्य रैंक के हैं, वो घर घर जाके अब लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले। पहले भी इनके द्वारा लगातार ये अभियान चलाया गया कि घर घर जाके क्या यथास्थिति है उसकी जानकारी ली जा रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक सा लगा था। लेकिन कल से आज तक में लगातार मरीजों के सामने आने के बाद अब फिर से उन्हें धरातल पे उतर के घर घर जाके स्वास्थ्य की जानकारी लेने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बना के अगर कोई संदिग्ध, अगर कोई पीड़ित दिखाई पड़ता है तो उसके उचित उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ विभाग के समीक्षा बैठक में भी तय किया गया है कि अब समूहों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गौठानों में जो अन्य जो कार्य है उसमें सम्मिलित किया जाए, उनमें उनकी सहभागिता तय की जाए
जाए। साथ ही साथ कुपोषण को लेकर भी एक बड़ी समीक्षा की गई। ये तय किया गया कि पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पे जो मुख्यमंत्री ने सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी, उसकी समीक्षा रिपोर्ट आज के बैठक में पेश की गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 65,000 से अधिक बच्चे कुपोषित से सुपोषित हुए हैं और इस अभियान को आने वाले समय में और अधिक धरातल पे लागू किया जाएगा तब जब लॉकडाउन है। ऐसे में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो फिर से एक बार प्रमुख होगी कि सूखा जो राशन है वो घर घर जाके वितरण इनके द्वारा किया जाएगा। तो कुपोषण के खिलाफ जो जंग है उस पर भी विजय पाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए और प्लस में जिम्मेदारी दी गई है और स्वाभाविक है कि ऐसे में कोरोना काल में संक्रमण पर काबू पाने में कुछ हद तक और मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद रुख अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की वापसी, एक्सप्रेस राजनीतिक बयानबाजी और ट्विटर से होते हुए अब पटरी पर चलने लगी है। राज्य सरकार ने देश भर में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने के लिए 45 ट्रेनों का शेड्यूल तय किया है, तो वहीं 22 ट्रेनों के लिए करीब 1,80,00,000 रुपए भी जमा करा दिए हैं। श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक प्रदेश में 75,000 से अधिक श्रमिक वापस आ चुके हैं, तो वहीं अन्य सभी को लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश मजदूरों की स्थिति पे व्यथित है कि कैसे इनकी व्यवस्था बहाल हो, कैसे अपने घर तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के भी 1 लाख से अधिक मजदूर दीगर राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्रम आयुक्त सोनमणि बोल रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ के 1 लाख से ज़्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं उनको लाने के लिए? सबसे पहले तो जो लॉकडाउन 1 और 2 के दौरान छत्तीसगढ़ के जो प्रवासी मजदूर लगभग 21 राज्यों में और 4 केंद्र शासित राज्यों में स्ट्रैंडेड हो गए थे, तो उन्होंने संपर्क किया था और ये लगभग 1,30,000 के आसपास प्रवासी मजदूर थे। ट्रेन अभी इस समय लगभग 45 ट्रेन हम लोग ने शेड्यूल किया है। 22 ट्रेनों के लिए राशि जमा किए हैं, जो लगभग 1,88,64,000 के आसपास है। श्रमिक का आने का सिलसिला जारी है। तो कल तक जो मेरे पास आंकड़ा है, इसमें लगभग 75,000 से भी अधिक श्रमिक ट्रेन के माध्यम से और अन्य साधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ वापसी कर चुके हैं। लास्ट सवाल है सर, लेबर पैनिक हो रहे हैं जहां भी स्टेट में हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में एक साथ सड़कों पे आ जा रहे, बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे हैं। लोगों में भय भी है कि हम कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके छत्तीसगढ़ के उन श्रमिकों के लिए जो दूसरे राज्य में फंसे हैं, या फिर अन्य भी जो श्रमिक जो देश हमारे छत्तीसगढ़ होते हुए जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब लॉकडाउन घोषित हुई थी, ये सबसे बड़ी चुनौती वही थी, क्योंकि मजदूरों में जो श्रमिक भाई बहनों में एक बेचैनी थी और घर वापसी का उनको जो है एक पैनिक में आ गए थे। केवल छत्तीसगढ़ के श्रमिक के लिए नहीं, अन्य प्रांत के श्रमिक के लिए भी की गई है और ये हम आगे भी जारी रखेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, जैसे कि हमने लॉकडाउन 1 से लेके अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ के श्रम शक्ति को जैसे उनका हम लोगों ने रख रखा या ख्याल रखा है, ऐसे ही जो है आने वाला समय में हम लोग ख्याल रखेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि न केवल श्रम शक्ति बल्कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले तमाम श्रमिकों के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। हम भी उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं आप सभी से कि आप घबराए ना, धैर्य रखें। आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकार पर्याप्त इंतजाम समय रहते कर देगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और बिलासपुर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे विशाखापट्टनम के मजदूर की राजधानी रायपुर में पचपेड़ी नाके पर तैनात पुलिस वालों ने मजदूरों की सहायता की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को उड़ीसा के कोरापुट तक छोड़ने को कहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने धोखे से उन्हें जगदलपुर से 20 से 25 किलोमीटर पहले ही उतार दिया और मजदूरों से 1,000 रुपए भी ले लिए। बाद में बस्तर पुलिस ने मजदूरों को ओडिशा बॉर्डर तक पहुंचाया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अंतिम गांव बाग नदी का जायजा लिया, जहां प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए चेक पोस्ट बनाया गया। रमन सिंह ने चेक पोस्ट पर प्रवासी मजदूरों को चप्पल, बिस्किट और सूखा खाने के सामान बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर मजदूरों की मदद करनी चाहिए।
तो यही कहेंगे कि इसमें किसी का आलोचना का विषय नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग भटकते हुए 500, 800, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए हम और बेहतर जो कर सकते हैं प्रशासन को करना चाहिए। जनता तैयार है, राजनांदगांव के लोग तैयार हैं, यहाँ के पंचायत तैयार है, यहाँ के समिति तैयार है, तो सब मिल के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का सड़क के रास्ते अपने अपने घरों तक पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजगार के लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना गए ओडिशा के मजदूर अपने अपने घरों के लिए लगातार वापस आ रहे हैं। ये सभी मजदूर ओडिशा के कालाहांडी के रहने वाले हैं, जो तेलंगाना के निजामाबाद से 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बीजापुर पहुंचे हैं, जिन्हें अभी 400 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। खबर रायपुर से है। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। दिमाग की गतिविधियां अभी भी बहुत कम हैं। बताया गया कि जोगी का ब्लड प्रेशर आज बहुत ज़्यादा अस्थिर रहा है। और इतना ही नहीं, मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और फिलहाल अजीत जोगी कोमा में है। अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो पूर्व सीएम अजीत जोगी की मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है। अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और जोगी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा स्थिर बना हुआ है। लगातार ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो रहा है और अभी भी अजीत जोगी कोमा में। और पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर बीमार पिता के लिए कविता के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की। अजीत जोगी 9 दिनों से कोमा में है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि अमित जोगी ने एक कविता ट्वीट की है, क्योंकि अजीत जोगी 9 दिनों से कोमा में है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बेहद ही भावुक करने वाली ये कविता उधर बंगाल और ओडिशा के करीब पहुंच रहा अम्फान तूफान का छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन समुद्र तट से नजदीकी के चलते बस्तर क्षेत्र कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। वहीं दुर्ग के बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर, रायगढ़ और जशपुर में भी इसका आंशिक असर हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। बदलाव आया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी हैं। ये जो मौसम में जो बदलाव दिख रहा है, इसकी क्या वजह है? अभी फिलहाल आज जो सिस्टम है वो मुख्य रूप से एक 0.9 किलोमीटर पर ईस्ट विदर्भ के ऊपर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। साथ ही अभी फिलहाल जो अम्फान साइक्लोन है वो उसके भी प्रभाव पड़ रहे हैं। चूंकि ये वेरी सीवियर, उसके अंदर फिर एक्सट्रीम सीवियर के रूप में कल सुबह 6 GMT यानी कि 11:30 बजे तक इसके मैक्सिमम इंटेंसिफाई होने की संभावना है। अच्छा, ये बताइए, जो अम्फान जो तूफान बताया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ पर कितना असर डालेगा? अभी फिलहाल चूंकि ये लगभग ये बंगाल की खाड़ी में काफी किनारे, मतलब ये उड़ीसा के लगभग किनारे से होते हुए निकलेगा, तो उसके कारण से छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से बस्तर डिवीजन में आज और कल प्रभावित रहेगा। उसके साथ में यदि देखा जाए
तो दुर्ग डिवीजन के यदि बालोद है, जो बालोद है, इधर रायपुर डिवीजन के रायपुर हो सकता है, धमतरी है, उसके बाद में इधर गरियाबंद है, महासमुंद है, बलौदा बाजार है, उधर बिलासपुर के साउथ पोर्शन है, जांजगीर है, रायगढ़ है, जसपुर है। इसके फिलहाल ये जो जिले हैं मुख्य रूप से जो ईस्ट पोर्शन में है उसके प्रभावित होने के चांसेस हैं। इसमें किस तरह से हवाएं चलेंगी कि बारिश ज्यादा होगी, किस तरह का जो ये तूफान आने वाला है? इसका असर है मुख्य रूप से बस्तर डिवीजन में ज्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि वो समुद्र तट से काफी किनारे करीब 250 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल यदि विंड की देखे जाए तो बहुत ज्यादा तेज विंड चलने की संभावना फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन चूंकि मॉइस्चर का लेवल है बहुत अधिक ऊंचाई तक रहने के कारण से सीवी क्लाउड का डेवलपमेंट जो होगा वो काफी ऊंचाई तक होगा, इसलिए एक दो स्थानों पर काफी तेज अंधड़ चल सकता है। साथ ही हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बस्तर डिवीजन में हो सकता है कि एक दो जगह भारी बारिश हो जाए, फिर भी बहुत ज्यादा संभावना उसकी नहीं है। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो अम्फान तूफान है उसका असर कुछ जगह पे थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे भाग हैं वहां पर उसका असर नहीं दिखेगा। रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।